आई एज अ मुस्लिम, मुझे लगता है कि जब हमारी इंडियन आर्मी को चांस मिला था तो 93,000 आर्मियों को एक लाइन खड़ा करके सबको गोली मार देनी चाहिए थी। सबको एक लाइन से गोली मार देनी चाहिए थी। हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे ही बन जाता कि हमने बांग्लादेशी औरतों पे अत्याचार, रेप का, बलात्कार का, उनके लोगों को मारने का हमने बदला लिया। और यही हमारा धर्म है कि हम कभी किसी गलत को होते हुए देख नहीं सकते, सबको छन्नी कर देते हैं। और दूसरा, हमारे आर्मी को करना चाहिए था कि हमें इंदिरा गांधी से ऑर्डर मिलना चाहिए था। आर्मी तो कर ही लेती, इंदिरा गांधी ने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर देना चाहिए था कि जैसे जैसे हम पाकिस्तान पे अटैक करते जा रहे हैं, उनकी आर्मी पीछे हो जा रही है, पाकिस्तान का ऑक्यूपाई करते जाएंगे। किसी का बाप नहीं रोक पाता हमें। तो ये दो चीज़ मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन मुस्लिम, ये करना चाहिए था। आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और ये पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर, जो कि वीडियो है बाय खान सर, जो कि खान जीएस रिसर्च सर, आई थिंक कोई चैनल चलाते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। काफ़ी लोगों ने मुझे रेकमेंड करा था कि देखो बहुत अच्छी वीडियोस है, आपको नॉलेज मिलेगी। खान सर की मुझे कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती है कि ये बहुत ही फैक्चुअल बातें बताते हैं और काफ़ी फ़नी और मजाकिया तरीके से बताते हैं कि सुनने वाले को ना मज़ा आ जाए। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, जब से मैं इंडिया में स्कूलिंग में था, मैं इंडिया से मैंने स्कूलिंग करी है दिल्ली में, तो मैं जब भी स्कूल में था तो मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट कहीं पसंद नहीं आ रहा था। इतना बोरिंग होता था, मतलब कि डेट याद करो, वो याद करो, वो याद करो, मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे कुछ चीज़ें याद है, डांडी मार्च, गो बैक साइमंड और सॉल्ट, आई थिंक वही था जो भी है। मतलब दो तीन चीज़ें याद है और ज़्यादा मेरी हिस्ट्री बहुत बेकार है, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस में भी मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरी बायो बहुत अच्छी है। बायो के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन सी बायो अच्छी है? मेरी जो है जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। जेनेटिक्स का मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरी हिस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर मैं ऐसे कोई ऐसी बात बोल दूँ तो मुझे जज मत करना। और जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे 95% चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि मैं एक रिलीजियस स्टूडेंट भी हूँ। रिलीजियस स्टडीज़ स्टूडेंट का मतलब है कि मैं ज़्यादातर अलग अलग रिलीजन के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ। उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फ़िलासफ़ी को पढ़ना, अपने लाइफ में उतारना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरी वीडियोज़ जो है अलग अलग ऐसी वीडियो से भरी पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हो। मेरा चैनल आपको बाकी चैनल से बहुत अलग नज़र आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे जाके 5 वीडियोस देखो और 5 वीडियोस के ओपिनियन देखना, अगर आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन आपके दिमाग को चेंज ना कर दे मेरे चैनल के बारे में, तो आप मेरा नाम बदल देना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे रिएक्शन देना। वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर की है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अपना फीडबैक देना। मैं फीडबैक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जो फीडबैक मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले से, क्योंकि आप एक एफर्ट करके वीडियो बना रहे हो, एक अपनी बात रख रहे हो। जब सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड करता है तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है आपको कि हाँ, लोग आपकी फ़ीडबैक को सुन रहे हैं। और मैं आपके फ़ीडबैक को बहुत सुनता हूँ। मेरे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। मैं बीच में अपनी अपनी बातें बोलता रहूँगा और फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं समराइज़ करूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में, खान सर की टॉपिक के बारे में। चले फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 3, 2, 1 गो। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने, 2 सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टेका दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे पीएनएस गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया और ना ही अमेरिका बचा पाया। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं होगी कि आपसे आंखें मिला सके, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि आप राष्ट्रवादी, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी। और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। भाई किससे मैच करता है तो अब तो समझ में आ गया भाई, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो
उसी समय पाकिस्तान दो भाग में था। एक इधर वाला जो एरिया है इसे हम लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान का एरिया है। और ये जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ईस्ट ये बांग्लादेश नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं बंगाली भाषा को बोलते थे। पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा भद्दे मजाक करते, बहुत ही तुम लोग गधे हो, काले हो, गंदे हो, नहीं हो, यूजलेस हो लोग, तुम लोग छोटे हो, काले हो, मतलब काले, बहुत गंदा, बहुत ह्यूमिलिएट करते थे। लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे डाला 1970 में। 1970 में इस पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए और वो यहाँ के प्रधानमंत्री के पद के चुनाव जीत गए। अब यहाँ की आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसलिए 70 के चुनाव जीतने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जब देखे कि ऐसा है, तो उन्होंने अपना भाषण दिया 7 मार्च को और कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार करके और पश्चिमी पाकिस्तान में अरेस्ट करके बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। कहाँ पर? ये जो बांग्लादेश जिनोसाइडल रेप है, पूर्वी बंगाल में नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ मुक्ति वाहिनी नाम कर एक विद्रोही गुट तैयार, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मेजर गौरव की वीडियो में। पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया, ये बहुत बड़ी बात है। पूर्वी पाकिस्तान दुनिया का इस पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पर 30 लाख लोगों को कटवा दिया और 10 लाख औरतों का रेप किया। ये सच बात है। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर, 4 नहीं 10 लाख है। देश के 4 लाख औरतों का रेप किया यहाँ पे। 4 नहीं 10 लाख के आएगा। वो दृश्य है, बहुत, हम उसको यूट्यूब पे दिखा देंगे ना तो यूट्यूब हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते। सही बात है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। ये अपने देश पर इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तान ना, पाकिस्तान। अगर कमेंट में लिखना ना तो ना पाकिस्तान लिखना, पाकिस्तान मत लिखना। 1971 ना पाकिस्तान। यहाँ से लोग भाग के आ गए कि भैया हम जिंदा रहेंगे तब तो, और यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए शरण लेने के, भैया हमको बचाइए। तो इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक यहाँ शांति, तब इंडियन आर्मी ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, नहीं जा सकते थे। और शांति का एक ही था कि यहाँ पे घुस के इनको मारा जाए ताकि ये पश्चिमी पाकिस्तान। फिर मुक्ति बाहिनी ने जब पाकिस्तान आर्मी को अटैक किया तो उनकी फटके हाथ में आ गई, फिर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। मार्शल मानेक शॉ से उन्होंने, सेना प्रमुख मानेक शॉ से कहा, सर मानेक शॉ से, कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश देते हैं आप अभी युद्ध कीजिए बांग्लादेश पे, हम अपने पड़ोसियों को इस तरह मरते नहीं छोड़ेंगे, आप इस पे हमला कीजिए। उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान था। मानेक शॉ ने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। कही अरे क्यों? कि आप महीना देख रही हैं, अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने का मतलब बरसात का दिन सर पे है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज भी हाथी लेके आई थी और कीचड़ में फंस गई थी कि अगर यहाँ हम लड़ जाते हैं तो यहाँ बरसात रहेगा, हम यहाँ उलझ जाएंगे, ये एरिया सूखा रहेगा, चाइना का ऊपर से एरिया सूखा रहेगा, ये हमला कर देंगे, हमको 3 ओर से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप 2-3 काम कर लीजिए। कब तक के लिए? कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। मुक्ति वाहिनी, उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी में 1971 में हमारी जो थी भारत और रूस की एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और तब पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान में। कैसे? तो समझिए कैसे। हम लोग का था कि इधर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, मतलब इधर भयानक हमलावर हो जाएंगे, और इधर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, मतलब इधर कम हमला करेंगे, ताकि हम लोग का मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध नहीं था। हमारा मेन मकसद था हमारे अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा था, जो उनकी बहनों को रेप। और आज बांग्लादेशी जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तानियों की बहुत चाटते हैं, बहुत चाटते हैं। मतलब आपने अपना इतिहास भुला दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। बाप को मार के कहते थे तू भी रेप कर, मतलब मानवता पूरी खत्म कर दिया गया वहां पर। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को ये खबर लग गई कि भारत ना इधर कमजोर है,
अरे भैया, इधर हम कमजोर थोड़ी है, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर हो जाएंगे। भैया कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। कितना भयानक हमला था। अरे भाई मैं भी डर गया। यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया? मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले आँखियों खुदा गई। भैया हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर। वो एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर हो गया ना, छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया। आई थिंक एक्ट ऑफ वॉर हो गया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। क्या थी खबर भाई? तो देखिए कि मुक्ति भाई नहीं आ रही है। खबर लगी कि भारत की ज्यादातर फौज इस पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला। उस लोंगेवाला में केवल और केवल 120 फौजी हैं। और अगर पाकिस्तान ने सोचा कि 120 फौजियों को हम रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार दी। पूरी भयानक टैंक लेकर, फौज लेकर, इन्फेंट्री लेकर, और उसको वो लोग लोंगेवाला में घुसने के लिए चल दिए। और लोंगेवाला में भारत के पास केवल 120 सिपाही थे, केवल 120, और उन पर वो हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। लोंगेवाला में क्या बात है थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का। कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार है, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया। अच्छा। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, बॉर्डर मैंने बहुत देखी है। से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया संदेश से आते संदेश से जाते। गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है। उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है। आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह। आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम ना, आप बहादुर है इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास? यहाँ उन्होंने कहा खालसा सिख नहीं हट सकते, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी आर्मियों का जो मोरल है ना, मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा सल्यूट है उस पे। और इनके पास 3 ठो माइंस लगे थे। माइंस समझते हैं आप लोग? हमारे आर्मियों का मोरल बहुत हाई है। उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं। इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब तो इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना, उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया। और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना, 4 खंडे वाला, इसे, उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया। ऐसे लाइन से, देखिए लाइन से। पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा। पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो, इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में ईटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते थे, भागो भागो भागो। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया। 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिए थे, एक उधर एक इधर एक इधर। तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है, 120 को मिल के ऐसे थोड़े मारे, उधर से गोली चल रहा है यहाँ पर, 120 आदमी कैसे मारता
सॉरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था, आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थूर थूर तोड़ दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का होकर फेंका गया। ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए, ये कोई वीडियो गेम खेल रहा है, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींच, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना। फोटो खींचिए आप, आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए कितना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए। हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है। हाँ? अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का। ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो कुछ डाल देता। पूरा एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनका आगे कौन खड़े थे, ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त ब्रिगेडियर क्या होता है, मतलब कौन सी पोस्ट होती है, मुझे पता नहीं है, बताना जरा। वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाज रात में नहीं उड़ सकती, मतलब मेजर से बड़ा होता है क्या? रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया। ये सब टैंक पूरा तबाह हो गया, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का सफल देखिए पाकिस्तान का। इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया म्यूजियम में। आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए। भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आज। ये आपका टाइम है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे। या ये मैंने सुना है। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दियो। कब्रिस्तान हम लोग हमला करने शुरुआत तो तुमने की थी। ये गिव दिखाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किया था सब। अब पाकिस्तान की देता है। आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पे वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? भूल देगा जाके। इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। अमित शाह। हमको तो यही ज्यादा खतरनाक समझ में आया आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 को मिल के ऐसे कैसे धो यार, ये सच बात है यार, ये तो भयानक धो जाता है। तो ये शुरुआत बॉर्डर फिल्म इसी के ऊपर है ना ये। 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी। नेवी कहे कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई। हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज्यादा हमला नहीं करेंगे, ज्यादा हमला इधर करेंगे। ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा, कैसे मारा सब। आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची में। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में।
ये ग्वादर भाग गए, अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा दुनिया के इतिहास। सीरियसली हिंदुस्तान ये फट्टू लोग हैं। बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त, भैया ऐसे मारा जाता है। हाँ बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, बताइए इस तरह मारा जाता है। हाँ यहाँ देखिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है, बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा। कि देख रहे हैं इस तरह से मारा, पूरा पाकिस्तान के कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुए युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं, आप दिल थाम के रखिए। अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगे वाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। INS विक्रांत ये को फिल्म है ना उसके ऊपर यहाँ से भेज दिया जो बाहुबली क्या को। एक्टर ने बनाया, क्या नाम है उसका, मैंने देखी है फिल्म। कि जाके मार के आओ किसको, विक्रांत को। क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत। वो बहुत अच्छी फिल्म थी। गाजी कैसे डूबा, और गाजी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। कितना बुरा धोए होंगे गाजी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई लव्ड इट। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की इसको ध्यान, बहुत अच्छी फिल्म थी, मुक्ति वाहिनी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी, बहुत अच्छी स्टोरी। पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था मुक्ति भाई, इंडियन नेवी। मुझे लगा मुक्ति भाई। देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान को मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा। रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ही इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत INS विक्रांत। INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना है। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोगों ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखे। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए हम लोग विक्रांत को छुपा दिए, मतलब थोड़ा सेफ्टी दे के रखने लगे। और इस PNS गाजी जो था, PNS गाजी को देखेंगे, PNS का मतलब था पाकिस्तानी नेवल शिप, PNS गाजी, ये मारने आ गया किसको, विक्रांत को। इस PNS गाजी को अगर कोई मार के डुबा सकता था तो वो था INS राजपूत। लेकिन ये जो INS राजपूत आप इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय समस्या क्या था इस INS राजपूत के साथ, क्योंकि इसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और ये बिगड़ गया था। और बिगड़ के इसको विशाखापट्टनम बनाया जा रहा था, रिपेयर किया जा रहा था, इंजन ही गड़बड़ हो गया था। तो भारतीयों का यहीं पे दिमाग काम आया। भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम PNS गाजी को खुद बुला के लाएं, कहां पर, विशाखापट्टनम पे। तो लोगों ने कहा कि भैया ये आएगा विशाखापट्टनम में, क्या INS राजपूत यार क्या बात है, कैसे आएगा। भारतीयों को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के कुछ न कुछ जासूस होंगे और वो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। भारतीयों ने क्या किया, INS विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने घर फोन कीजिए कि हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम लोग हमको छुट्टी मिला है विशाखापट्टनम में। हाँ ये फिल्म में भी दिखाया था ना, तुम लोग खाना
पीना अच्छा से बनाओ। लड़कों से उन लोगों को खबर खिला दिया। विशाखापट्टनम में जितने मछुआरे थे उनको कहा गया कि आप लोग हट जाइए, बहुत बड़ा जहाज आने वाला है, बहुत बड़ा जहाज विक्रांत आ रहा है, यहाँ पे आप लोग खाली कर दीजिए, आइए विक्रांत आ रहा है। यार ये बंदा मेरा हिस्ट्री का टीचर होता तो मजा आ जाता। फल सब्जी अंडा ब्रेड कि भैया ये इतने बड़े जहाज के लिए जा रहा है, 6 महीने का खाना चाहिए। ये खबर आग की तरह फैल गई पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान में खबर लग गई कि भैया INS विक्रांत यहाँ नहीं है, INS विक्रांत विशाखापट्टनम पे है। अरे बकलो आप, विशाखापट्टनम पर PNS गाजी की मौत यमराज इंतजार कर रहा था। INS राजपूत ये गधा जो था PNS गाजी, ये मुड़ गया किधर की ओर, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम पर चुपचाप शांति से खड़ा हुआ जहाज INS राजपूत इंतजार कर रहा था। तो पानी के अंदर अंदर आओ, ये भी बाहर निकला हुआ है, पानी के अंदर रहती है। और INS राजपूत देखा कि ये आ रहे हैं, वो INS राजपूत को मारता कि इससे पहले ही INS राजपूत मार के तबाह कर दिया PNS गाजी को। PNS गाजी पे को डूबने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लग गया। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि अब हम कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये PNS गाजी अमेरिका से खरीदा हुआ, ये अमेरिका से खरीदा हुआ गया था, ये कोई डुबा नहीं सकता, और बहुत ही एडवांस था उस टाइम पे। उसको इस जहाज से डुबाया जो जहाज खराब हो चुका था। सही बात है, ये टैलेंट की बात है। सेना का मोराल पूरे 7वें आसमान पर था और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना UNO में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसने कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ये सच बात है। पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अपना सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था, विक्रांत को डुबाने के लिए, और इसका साइज विक्रांत से डबल था। इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। ये रूस का 40वां बेड़ा है। ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते हैं तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला मान लेंगे। क्या बात है, क्या बात। और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए कि अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा, ये सुना अमेरिका ने बहुत गलत रोल प्ले करा था उस टाइम पे, हम लोग के खिलाफ था। और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे तुमको। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया, समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके। और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कह रहा है कि उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, पहले पहुंच गया है रूस, अब मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं,
तो 40वां बेड़ा में रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे 250 हमारे पास भी परमाणु बम इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे। आज अब देखते हैं किसके पास कितना। क्या बात है। उसने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी। क्या बात। और इधर शेख मुजीबुर रहमान की जो मुक्ति वाहिनी थी वो अपना काम कर रही थी। अब भारत आर पार की लड़ाई में था। पाकिस्तान हर मोर्चे पर हारते जा रहा था। भारत सरकार ने पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एयरफोर्स को पूर्वी पाकिस्तान यानी जो अभी बांग्लादेश है तो ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप करा दिया, हवाई जहाज से सैनिकों को उतार दिया और उन सैनिकों के भेष में उसमें सैनिक कम थे और उसमें केवल पुतलों को नीचे उतारा गया था। ये केवल इंडियन आर्मी जान रही थी कि पुतला नीचे उतरा है सर, लेकिन मीडिया ने तो इसको खबर को आग की तरह फैला दिया। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे हाथ जोड़कर बीबीसी न्यूज का। और बीबीसी ने यह छाप दिया कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका पर 5000 एयर ड्रॉप करा दिए फौजियों को। अब ये गली गली खोज खोज के पाकिस्तानी फौजियों को मारेंगे कि तुम क्यों मार रहे हो हमारे बांग्लादेशी भाइयों को। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी वैसे ही उनके पीछे पड़ी हुई थी पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों का पूरा मनोबल टूट गया, पाकिस्तानी गली गली छुप गए सब। सोचिए ये पुतला से डर जा रहे थे सब, रियलिटी में ये फौजी नहीं थे, पुतला गिराया गया था एयर ड्रॉप करके। अब वो लोग डर के मारे भाग गए यहाँ पर। अब एयरफोर्स ने देखा कि उसके एक छोटे से वैज्ञानिक दबाव का इतना खतरनाक असर पड़ा है। एयरफोर्स ने कहा कि अब एक काम करते हैं, अब आर पार का अब ठोक डालते हैं पाकिस्तान को, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एयरफोर्स ने बांग्लादेश के जो गवर्नर थे उनके घर पे हमला कर दिया। अब वो घर में नहीं थे, वो तो बच गए। बचने के बाद डर क्या होता है, देखिए डर किसको कहा जाता है। जो उनके गवर्नर हाउस थे AH मलिक, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। भैया जिंदगी रहेगी तो बहुत नौकरी करेंगे, डर के मारे त्याग पत्र दे दिए। सोचिए गवर्नर, क्योंकि पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था पूर्वी पाकिस्तान। जैसे हमारा एक राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वहां पे भी गवर्नर होते हैं ना, संवैधानिक हिसाब से गवर्नर मालिक होता है उस जगह का। त्याग पत्र दे दिए। सोचिए ये डर था उनके अंदर। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल तो हमारे मानिक शाह थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्हें बांग्लादेश जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब उसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात किए और उन्हें कहे कि हम आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं और आप इस आधा घंटा में विचार कीजिए आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा। ये सीन एक फिल्म में है जो मैंने देखा था, मुझे याद नहीं है। देखिए गवर्नर बहुत ही अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था। यही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारे सामने सरेंडर नहीं करिएगा तो याद रखिए हम अपने हमले को 10 गुना और तेज कर देंगे। और हाथ तो आप चारों ओर से गए हैं। भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, क्योंकि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो चुका था। अब अमेरिका अपना नाक पे ले लिया था कि भैया हमारा जहाज मार के गिरा दिया। PNS गाजी उसी की पनडुब्बी थी, वो तो पाकिस्तान को दिया। 7वां भेड़ा को नहीं घुसने दिया था, अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ब्रिटेन के ईगल को घुसने नहीं दिया, उसकी किरकिरी हो रही थी। और भारत को उस समय लोग कहते कि ये गरीब देश है, अभी आजाद हुआ है। 1971 में हमारी यही हाल थी और सारे लोग कह रहे थे उसको गरीब समझ रहे थे, रुआ के रख दिया अमेरिका को, हर जगह धो दिया पाकिस्तान को। अब बेचारे नियाजी क्या कर सके। नियाजी को आधे घंटे का टाइम दिया गया। 16 दिसंबर 1971, याद रखिएगा दिन 16 दिसंबर 1971। ये हमारे इतिहास का 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। 93,000 देखना चाहेंगे आर्मी ने सरेंडर किया था। इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है, जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए पाकिस्तान के लोग हम चाइना ये मैंने एक फिल्म में एक सीन देखा था, बहुत अच्छा सीन था। इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, 93,000 आर्मी ने सरेंडर किया था। सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक उतार मार देना चाहिए था, पता नहीं क्यों सरेंडर कर दिया। सबको एक लाइन खड़ा करके मार दिया। जितना लाठी मारना है हमारी आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए आप, याद कीजिए।
हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना, 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या होगा, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी उसके चेहरे पर ये मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका, इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश के फौजियों के द्वारा। जिनके ये जो नियाजी थे, जब इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछे थे कि बांग्लादेश का स्थिति क्या है। ये पूछे थे कि जिन लड़कियों का रेप हुआ है वो कहाँ है, सब दिखाओ तो, मतलब ये भी जाके करेंगे। ये हाल था, ये इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बाद फिर मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया गया। भारत ने जो अपना वादा किया था कि शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र करेंगे, बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, भारत ने अपने वादा को पूरा किया। आज शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की कमान संभाले हुई है। अच्छा, इनकी बेटी है, मुझे पता नहीं था ये चीज। जब वो भारत आई थी तो एयरपोर्ट पे, तो मोदी जी एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये शायद ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में कोई बड़े देश का राष्ट्रपति रिसीव करने जाए, प्रधानमंत्री रिसीव करने जाए। तो भारत अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ। अभी हाल फिलहाल में नेपाल के लोग थोड़ा गुस्सा हैं लिम्पियाधुरा काला पानी को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ कोई खराब रिश्ता है। हमारा नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेशियों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। आज हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। और बांग्लादेश को जो पाकिस्तान के लोग कहते थे ये किसी काम लायक नहीं है, ये वाले भाई लोग पाकिस्तान से आगे निकल गए। आज इनका मलमल का कपड़ा, जूट और पाम ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है। जहाजों की मरम्मत में, तो जहाज के रिपेयरिंग में बहुत आगे निकले हैं बांग्लादेश के लोग। आई होप आप समझ गए होंगे। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हरा ही थे। उनके 93,000 फौज पर क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था। बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ, लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी। क्यों, यही तो गलती करी बहुत बड़ी। क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक क्यों किया, अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट। कभी कभी अच्छा होना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूअर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि 1 लाइक तो बनता है इस सैनिकों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इस चैनल के लिए। कभी नहीं कहेंगे कि खान जी असीसा सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज 1 लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये मोरल वैल्यू अपनी आर्मी का, और एक अफगानिस्तान की आर्मी है। आप हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को जितना और पाकिस्तान की आर्मी तो बोलो, शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी हैं, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचे और वहां का बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डियों तक जाना चाहिए। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीजें हैं। समझ में आया? आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जो कि बात है। का युद्ध बढ़ा है। हम आपको कल 1948 का युद्ध बता देंगे, 65 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने जो बहादुरी दिखाई, फिर आपको 84 का सियाचिन, 99 का करगिल और 62 की चाइना युद्ध के बारे में भी बता देंगे। याद रखिएगा, चाइनीज और पाकिस्तानी इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करेंगे, आप उन पर भारी पड़िएगा। ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, अपने दिखाइएगा कि हमारी सेना कितनी बहादुर थी। एक सैल्यूट
हम अपने वीर जवानों के लिए। जय हिंद। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऊपर वाले ने हमें हिंदुस्तानी बनाया। ये सच बात है। टू बी इंडियन। जय हिंद। वी आर प्राउड टू बी इंडियन। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, मतलब कि वन ऑफ द अमेजिंग वीडियो आई हैव सीन सो फार। मैंने खान सर की 2 वीडियो देखी है। आई थिंक मैंने पहले कौन सी वीडियो देखी थी, ओ आई सी देखा था ना आई गेस मैंने। बहुत अच्छी वीडियो थी, इट वॉज अमेजिंग। और इस बंदे का जो टैलेंट है कि कैसे हिस्ट्री को एक सेंस ऑफ ह्यूमर डाल के और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। मतलब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं बोर नहीं हुआ। वरना ज़्यादातर जब मैं रिएक्शन देता हूँ लंबी लंबी वीडियोस पे तो मैं थक जाता हूँ थोड़ा। पर बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देख के, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया। और ये वीडियो क्या नॉलेजेबल थी, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। आई थिंक आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इंदिरा गांधी का ये बहुत अच्छा रोल है। इस चीज़ में हो सकता है कि बाकी चीज़ों में गलत रोल रहा हो, पर इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल है। हमारी इंडियन आर्मी का वो 120 आर्मियों ने मतलब क्या मतलब रुला दिया। वो जो सीन था 93,000 आर्मी का सरेंडर करने का, ये मैं जानता हूँ ऑलरेडी। ये इतना लार्ज नंबर आर्मी का सरेंडर था। पर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इंडियन आर्मी में होता तो मैं कहता कि सबको एक लाइन से खड़ा करके मार दो। पर पता नहीं, आई नो मैं बहुत एक्सट्रीम हो जाऊंगा, बट क्योंकि यार पता है क्या, मैं क्या समझता हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा महान होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि याद है कौन से वीडियो पे हमने देखा था, आई थिंक अभिजीत छावड़ा की वीडियो पे देखा था 10 स्टोरीज फैक्ट में, कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने जब उस मुगल जो भी था जिसने अटैक किया था, जब उसने उसको जाने दिया तो वापस आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया बहुत बुरी तरीके से, और उनकी औरतों के साथ बहुत गलत काम किया, बहुत ब्रुटैलिटी हुई वहाँ पे। और जहाँ पे अभिजीत छावड़ा ने बोला भी था कि कभी कभी ज़्यादा महान होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि चाणक्य ने ये चीज़ कही है कि जब सामने वाला आपके साथ सामने तलवार लेके आता है तो आप वहाँ पे बांसुरी नहीं बजाओगे, आप तलवार लेके लड़ोगे, और आपको चांस मिले तो आप उसको मारोगे। और ये सच बात है, ये फैक्ट है। अगर इंडियन आर्मी ने उस टाइम 93,000 लोगों को मार दिया होता तब भी हमारी वाहवाही होती। ऐसा नहीं है कि हमारी वाहवाही नहीं होती, वाहवाही होती हमारी वाहवाही की गुण गाई जाती, पर हम इनके लोगों को मार के कम कर देते हैं। ये मैं मानता हूँ, ये ऐसी मैं सोच रखता हूँ। क्योंकि मुझे लगा मतलब जिनकी आर्मी लोग रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बच्चियों का, औरतों का, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख लोग कहते हैं कि उसका नंबर आज भी सही नहीं है कितना नंबर है। इतनी औरतों का रेप, अरे बाप रे बाप, आप सोच सकते हो। और भाई रेप होना कोई एक्साइटिंग बात नहीं होती, औरतों पे क्या बीतती है। कोई ऐसा नहीं होता वो प्यार से रेप कर रहे होते, नहीं, बहुत ब्रूटल होता है वो। और जब वो सेटिस्फाई हो जाते तो कितनी औरतों को वहीं शूट करके मार देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको तो मार नहीं होता है एट दी एंड में, तो पहले मज़े ले लो फिर मार दो। इतनी औरतों का रेप, तो मुझे लगता है कि उन 93,000 उन कहते हैं ना, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, उनको तो मार देना चाहिए। पता नहीं क्यों छोड़ दिया। आई थिंक ये लगता है ये पहली गलती, उनको मार देना चाहिए था वहाँ पे। हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे ही बन जाता कि हमने 93,000 आर्मी को एक साथ रख के शूट डाउन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इनोसेंट लोगों का रेप बलात्कार किया, इसलिए हमने उनको मार के गिरा दिया। हमारा नाम हिस्ट्री में वैसे ही छप जाता कि हमने बुरे का साथ देने वालों को सर कलम कर दिया। जैसे बाहुबली में क्या बोलता है अपनी बीवी को लेके कि जो औरतों या महिलाओं के साथ ऐसा करता है उसको हाथ नहीं काटना चाहिए, उसका गला। वही चीज़ आजमानी चाहिए थी। देखो जब वो सीन बाहुबली में आया तो लोग हर कोई ताली बजा रहा था, मैं खुद ताली बजा रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के, अरे भाई मज़ा आ गया। तो वो चीज़ उस टाइम करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि याद है महाभारत का एक सीन है कि जब दुर्योधन पैदा हो रहा था तो बहुत मतलब कि बहुत ही नेचर में बहुत जानवरों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ आ रही थी। अमावस की रात थी, तो काफ़ी लोगों ने, विदुर ने भी एडवाइस किया, सबने एडवाइस दिया कि आपके 100 पुत्रों का आपको वरदान मिला है, ये पहले पुत्र को मार दीजिए आप, दुर्योधन को। ये सच बात है, जाके आप पढ़ लेना आप। पर
धृतराष्ट्र को बहुत प्यार होता है, वो कहता है कि मैं नहीं मारने दूंगा अपने बच्चों को। और क्या हुआ, महाभारत का अंत कितना बुरा हुआ, सब मरे, सब मरे, खून ही खून हो गया हर जगह। इसीलिए कहा गया कि जब कोई कीड़ा आप छोटे में देखो ना तो आप उसको मार दो वहीं पे, क्योंकि वो कीड़ा बड़ा होकर आपको किस या प्यार नहीं करेगा, मम्मा नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, वो उल्टा आपके घर में दीमक लगाएगा, आपकी चीज़ों में गंदगी फैलाएगा। तो आई थिंक मार देना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ। आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि उन आर्मियों ने जो इतना ब्रूटैलिटी करी है उनको छोड़ देना, मतलब कि कोई रेपिस्ट मुझे मिला, मैंने उसको पकड़ा और फिर मैंने उसको जाने दिया पेपर साइन करवा के, तो मुझे लगता है वो तो कहीं भी जाके रेप करेगा ना, क्योंकि वो सिख मेंटालिटी ख़त्म नहीं होगी। तो ये पहली गलती मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी गलती मुझे लगता है कि जब हमने ऑलरेडी इतना अटैक कर दिया था तो हमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के एरिया को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। ये दूसरी गलती क्यों नहीं करा, आई थिंक मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब जवाहरलाल नेहरू को भी महान बनना था। जब कश्मीर का इशू हुआ था वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप पेपर पे साइन करो कि आप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो, तभी हम जाके आपको सपोर्ट देंगे। नेहरू जी ने कहा अरे चीज़ें होती रहेंगी, पहले चल के साथ देते। क्या हुआ, नेहरू जी की गलती की वजह से कश्मीर का इशू लटक गया। वही इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ, पर यह गलती भी उन्होंने करी कि अगर अटैक के साथ पाकिस्तान को हम ऑक्यूपाई करने लगते हैं तो पाकिस्तान श्रिंक हो के यूँ तुच्चा सा हो जाता। वो नहीं करा। मैं जानता हूँ कि हम महान बन गए, पर ऐसी महान काम करेंगे क्या जब वो लोग नाक की, मतलब कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाने से सांप आपका बेटा नहीं बन जाएगा, वो डसेगा ही आपको। तो हमको मार देना चाहिए था आर्मियों को, और दूसरा हमें ऑक्यूपाई। अच्छा, काफ़ी पाकिस्तानी लोग कहेंगे अरे कितना नेगेटिव आदमी है। अरे भाई मैं नेगेटिव नहीं हूँ। आपकी आर्मियों ने खुला रेप किया, क्या वो सही था? इतने लाखों लोगों का सर काट दिया, वो सही था? और आपको लग रहा है मैं ब्रूटल हूँ, मैं नेगेटिव फैला रहा हूँ? अरे जाओ यार। मैं अगर ब्रूटल, मतलब अगर मैं ब्रूटल लग रहा हूँ ना, तो आपकी आर्मियों ने तो ब्रूटैलिटी का लेजेंड ही पार कर दिया। स्पार्टा है वो, तो स्पार्टा अल्ट्रा लेजेंड है वो लोग, अगर ब्रूटैलिटी से हम कंपेयर करें तो। आई एज अ मुस्लिम, मुझे लगता है कि जब हमारी इंडियन आर्मी को चांस मिला था तो 93,000 आर्मियों को एक लाइन खड़ा करके सबको गोली मार देनी चाहिए थी। सबको एक लाइन से गोली मार देनी चाहिए थी। हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड वैसे ही बन जाता कि हमने बांग्लादेशी औरतों पे अत्याचार, रेप का, बलात्कार का, उनके लोगों को मारने का हमने बदला लिया। और यही हमारा धर्म है कि हम कभी किसी गलत को होते हुए देख नहीं सकते, सबको छन्नी कर देते हैं। और दूसरा हमारे आर्मी को करना चाहिए था कि हमें इंदिरा गांधी से ऑर्डर मिलना चाहिए था। आर्मी तो कर ही लेती, इंदिरा गांधी ने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर देना चाहिए था कि जैसे जैसे हम पाकिस्तान पे अटैक करते जा रहे हैं उनकी आर्मी पीछे हो रही है, पाकिस्तान को हम ऑक्यूपाई करते जाएंगे। किसी का बाप नहीं रोक पाता हमें। तो ये दो चीज़ मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन मुस्लिम, ये करना चाहिए था। आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और ये पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और एक और चीज मैं एंड करना चाहता हूं, बाकी हिस्ट्री बांग्लादेश, इंडिया की, पाकिस्तान की क्या रही है वो हम जानते हैं, पर आज ये सच है कि बांग्लादेशी में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम कंट्री है ही, मतलब माइनॉरिटीज दोनों में बहुत कम है, और दोनों में बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी होती है माइनॉरिटी के साथ। उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। बांग्लादेश में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, हिंदू उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, सेम एज पाकिस्तान ऑल्सो। लोग पाकिस्तान की बात करते हैं पर बांग्लादेश की बात नहीं करते। बांग्लादेश में ब्रूटैलिटी होती है बहुत। और आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेम फेथ फॉलो होता है तो बांग्लादेशी मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम की चाटते हैं। अब मैंने कितनी बार कमेंट में रोका है लोगों को, मैंने कितनी बार देखा है कि हमारे इंडिया ने पोस्ट करा तो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग गालियां दे रहे हैं और बांग्लादेशी के लोग आके भी गाली दे रहे हैं। मैंने कहा चलो पाकिस्तान गाली दे रहा है, मुझे समझ में आता है क्योंकि सालों का काम ही एक है। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो इन सब में थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, वो जाके अपना काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, जो करेंगे, जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप करते हो वैसे वो करेंगे। पर ये फालतू को गाली दे रहे तो मैंने पाकिस्तान का समझ में आता है। पर जब बांग्लादेशी लोग हमें अब्यूज़ करने लगे मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आई। मतलब कि इसके लिए लड़ाई करी थी हमने, मतलब हमारी फौजों ने इसलिए लड़ा था कि इन जैसे गधों को ये हमें ही गाली दें। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपको 100 बांग्लादेशी मिलेगा ना तो उसमें से मेजॉरिटी बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुस्लिम को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि हम दोनों का रिलीजन एक है।
मैं आज से फिर कह रहा हूँ कि मनोज मुंतशिर ने कहा था कि हम क्यों सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि हमारा धर्म एक है। अरे ब्राह्मण तो रावण भी था, क्या कितने ब्राह्मणों ने सेव कर दिया उसको वर्शिप कर लिया? नहीं किया। अरे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड आदमी कौन है? हिंदू मेजोरिटी कंट्री में कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। हर इंसान इज्जत करता है उनकी, हर इंसान इज्जत करता है उनकी। ये हमारे इंडिया का कल्चर है, ये हम इंडिया में सीख सकते हैं, बांग्लादेश में सीख सकते हो नहीं, पाकिस्तान भूल ही जाओ आप। ये है बांग्लादेशी। अगर कोई वीडियो देख रहा है, आपको डिसलाइक करना है कर दो, पर आप सोचो कि आपके पूर्वजों ने इतना सहा है। 10 लाख औरतों का रेप, बलात्कार, उनमें से कई बच्चे जो होंगे जो कि उन्हीं इंसिडेंट से पैदा हुए होंगे, जो उनको आगे चले होंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा ये चीज़। और आज आप उन्हीं लोगों से जाके मिल रहे हो जिन्होंने आपके साथ इतनी ब्रुटैलिटी करी है। कमाल है यार। और आप हमें गाली दे रहे हो, इंडियनों को, क्योंकि हम हिंदू हैं या हम इंडियन हैं, भले मुस्लिम हम इंडियन हैं क्या? ओह गॉड। तो मुझे लगता है ना कि बांग्लादेशियों को अपना हिस्ट्री नहीं भूलना चाहिए, और उनको बुरी वक्त में किसने साथ दिया था ये भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ये भूल गए हो ना, तो मुझे लगता है कि हमारे देश को कभी उनके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए दोबारा ज़िंदगी में, भले कुछ भी हो जाए उनके इधर नहीं खड़ा होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे शब्दों में आज करवाहट आपको नज़र आए, पर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोई चीज़, आपने देखा होगा कि मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता यहाँ पे, ना मैं कोई सोच के नहीं बैठता कि मैं ये बोलूँगा। जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। ये महानता, ये देश है मेरा, ये मेरा देश है, जहाँ पे जो असुर के जो गुरु हैं उनको भी शुक्राचार्य का वो मिला हुआ है। वो, और शुक्राचार्य के गुरु कौन है? हमारे स्वयं भगवान शिव। ये हमारा देश है, ये है हमारा देश, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी होने के बावजूद भी एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। सच बात है। आज अगर कोई स्टूडेंट अपने मोटिवेशन के टाइम में किसी को पढ़ता है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ता है। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है कि अगर वो बांग्लादेश के चीज़ों में अफेयर नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता, हमारा कुछ नहीं जाता, हम फिर भी चिल रहते हैं। पर फिर भी इंटरफेयर करके आपको बचाया। अगर इंडिया चाहता तो बांग्लादेश पर टेक ओवर कर लेता, क्या उखाड़ लेते आप लोग? पर फिर भी बांग्लादेश ने आपको इंडिपेंडेंस ही दे रहा है। आज आप हम पे गाली दे रहे हो, कमाल है यार। ये चीज़ जब मैं सुनता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत बुरा लगता है। एनीवे, आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं आज बोल रहा हूँ, चला जाऊँगा, कल कोई और आएगा, चला जाएगा। मेरे जैसा इंडियन मुस्लिम आपको कभी नहीं मिलेगा, मेरे जैसा हिंदुस्तानी आपको कभी नहीं मिलेगा। कोई चैनल, पूरा यूट्यूब चैनल ढूंढ लो, अगर एक भी मेरे जैसा मिल जाए ना जो ऐसे खुल के बोल रहा है, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई बोलना ही नहीं चाहता। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपने आने वाले लोगों को बता सकूँ कि ये सच्चाई है हमारे देश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।